बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक नेक दिल युवक रहता था। महेश अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। वह अपने दयालु स्वभाव और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। और रमेश भाई, आपने इस साल मुझसे चावल की बोरियां नहीं खरीदी। हर साल तो आप अब तक खरीद लेते थे। क्या बात है? आप कहें तो आप कहें तो कल आपके घर चावल की बोरियां भिजवा दूं। हाथों हाथ आप पैसे भिजवा दीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है हरी। इस साल मैंने महेश से ही चावल की बोरियां खरीदने का निर्णय लिया है। तुम्हारे चावल की बोरियों में तो ढेर सारे कंकड़ निकले थे पिछली बार। इस बार हमने तय किया है कि हम महेश से ही चावल लेंगे। उसके चावल साफ सुथरे होते हैं और वह गांव वालों को कुछ कम पैसे में भी चावल दे देता है। अगर पैसे ना हो तो उधार भी दे देता है। महेश बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हारी और हमारी तकलीफों को भी समझता है। हाँ, वैसे सही कहा रमेश भाई आपने। महेश एक नेक दिल इंसान है। उन्होंने मेरी भी मदद उधार चावल देकर करी थी। महेश निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करता है, चाहे वह कोई भी हो। जहां पूरे गांव में महेश के अच्छाई की प्रशंसा होती थी, वहीं दूसरी तरफ महेश की अच्छाई से उसका पड़ोसी हरि ईर्ष्या करता था। हरि को महेश की प्रशंसा और उसकी लोकप्रियता से बहुत जलन होती थी। वह हमेशा महेश को नीचा दिखाने की कोशिश में रहता था। एक दिन की बात है, महेश अपने खेत से काम कर कर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बूढ़ी काकी को देखा, जो रास्ते में बैठकर कुछ बेच रही थी। ये काकी इतनी बूढ़ी होकर रास्ते में बैठकर क्या बेच रही है? ये काकी इस गांव की भी नहीं लगती है। चलकर पूछता हूं। महेश ने जल्दी से काकी को आवाज देते हुए कहा, काकी, ये आप क्या बेच रही हो? क्या आपके घर में आपका बेटा नहीं है? यहाँ आप अकेले सामान बेच रही हो। अगर आपको कुछ हो गया तो कौन ध्यान रखेगा आपका? आपकी उम्र भी तो अब हो गई है। अब आपके कमाने के दिन गए काकी। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा बेटा? कुछ साल पहले मेरे पति का निधन हो गया है। घर में अकेले ही रहती हूँ। मेरा बेटा और बहू तो शहर चले गए। अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो कौन करेगा मेरे लिए बेटा? कौन करेगा? पर काकी, मैंने आपको इस गांव में पहले तो नहीं देखा। आप कहीं दूसरे गांव की तो नहीं है? देखोगे भी कैसे बेटा? मैं इस गांव की हूँ ही नहीं। बगल वाले गांव में पीपल के पेड़ के नीचे मेरा एक बड़ा सा घर है। तो फिर आप यहाँ कैसे काकी? क्या आप किसी रिश्तेदार के घर आई हैं? नहीं नहीं बेटा, भला इस बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार मेरी मदद क्यों करेगा? जब तक मेरे पति जिंदा थे, वो इस गांव में लकड़ियां लेने आया करते थे। यहाँ की लकड़ियां सूखी और बहुत कड़क होती है, जिससे आसानी से ठंड कट जाती है। बस वही जमा करने के लिए मैं ये सामान बेच रही हूँ। अगर मेरा बेटा मेरे पास होता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हो काकी? क्या मैं आपके बेटे के समान नहीं हूँ? मैं आपको आपके सामान के साथ घर पहुंचा देता हूँ। चलिए काकी। और रही बात लकड़ियों की, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका ये बेटा आपके लिए लकड़ियां लाकर देगा और आज से आपकी देखभाल भी करेगा। पर बेटा, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। तुम तकलीफ मत करो बेटा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। काकी, ऊपर वाले ने इतना बड़ा और मजबूत शरीर दिया है। अगर किसी जरूरतमंद की मदद ना कर सका तो फिर क्या फायदा ऐसे शरीर का? आप चलिए, ये सारे बोझ मैं उठा लेता हूँ। इतनी देर क्यों हो गई जी आपको घर आने में? आप तो रामू काका के यहाँ फसल के पैसे लेने गए थे ना? क्या हुआ? उन्होंने फसल के पैसे दिए या नहीं? या फिर आज भी कोई बहाना बना दिया? आपका तो सारा गांव मिलकर बेवकूफ बना देता है, आपसे अपने काम निकलवा के, और आपको पता भी नहीं चलता। राधा, मैं रामू काका के यहाँ से पैसे लेकर लौट ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ी काकी मिली। वो रास्ते में अकेली बैठकर सामान बेच रही थी।
इस उम्र में उनको अकेला देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनको उनको उनके घर छोड़ने चला गया था बस। आपको क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? ठीक है, अगर वो बुढ़िया परेशान थी तो आप उनसे सहानुभूति दिखाकर घर पे तो लौट सकते थे ना, जैसे बाकी सब लोग करते हैं। क्या गांव में और कोई नहीं था बूढ़ी काकी की मदद के लिए? आप कब तक ऐसे ही लोगों की मदद के लिए खुद परेशान होते रहेंगे? चलिए ठीक है, मुझे पैसे दे दीजिए। वो पीछे वाले कमरे की खिड़की की मरम्मत करानी है। शाम होते ही ठंड हवा आने लगती है। चिंटू को सोने में बहुत परेशानी हो रही है। पर पर राधा, वो पैसे तो मैंने काकी को ही दे दिए। देखो, तुम नाराज मत हो। वो विधवा औरत है, घर में अकेली ही रहती है। मैंने बस उसकी छोटी सी मदद करने की कोशिश की है राधा। आप और आपकी मदद, क्या आपने सच में सारे पैसे बूढ़ी काकी को दे दिए हैं? मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ। मुझे तो लगता है एक दिन आपकी यह आदत हमें रास्ते पर ले आएगी, और इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमें लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी, और उस दिन हमारी मदद के लिए कौन आता है देखती हूँ मैं भी। ऐसा नहीं है राधा, अगर हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। चलो, आप खेतों में मैं काम करने के लिए निकलता हूँ। ये जा रहा है महेश। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महेश की लोकप्रियता तो पूरे गांव में बढ़ती ही रहेगी। इस तरह तो लोग लोग सिर्फ उससे ही अनाज लेंगे। अगर वह यूं ही लोगों को उधार पर चावल देता रहा तो मुझसे कौन खरीदेगा फिर? इस महेश से तो बात करनी ही होगी, वरना वह मेरा बरसों का बना बनाया व्यवहार कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। महेश भाई, मैंने सुना है आप गांव वालों को उधार और कम पैसों में चावल दे रहे हैं। देखिए भाई, मेरा बरसों का तजुर्बा कहता है कि इस तरह से तो आप कभी भी मुनाफा नहीं बना पाएंगे। आप एक काम करिए, आप भी मेरी तरह चावल में कंकड़ मिलाकर बेचो। इस तरह आप कुछ पैसे खुद के लिए भी बचा सकेंगे। और गांव वालों का क्या है, वह तो आपसे कर्ज लेकर भूल ही जाएंगे। फिर आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, धन्यवाद भाई, लेकिन मैं चावल में कंकड़ नहीं मिला सकता। ईमानदारी से बचे हुए कम पैसों में ही मैं खुश हूँ, और गांव में जो लोग गरीब हैं मैं बस उन्हें ही उधार दे रहा हूँ। देखो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन इस तरह बेईमानी से कमाया हुआ पैसा उतनी ही आसानी से खत्म हो जाता है। आप भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए, अब मैं चलता हूँ। नदी के उस पार मुझे चावल की बोरियां पहुंचानी है। कुछ दिनों बाद एक दिन जब महेश जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत परेशान और भूखा लग रहा था। काका, इस तरह आप जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? आपकी हालत भी ठीक नहीं लगती। क्या बात है, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा। दरअसल मैं इस जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था और रास्ता भटक गया हूँ। फिर चलते चलते पता नहीं मैं जंगल के किस कोने में पहुंच गया था। वहां पर कुछ बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पास मौजूद सारा सामान लूट लिया। उन लोगों ने मेरे पास मौजूद सारा सामान ले लिए। मैं निहत्था रह गया। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उनका मुकाबला कर सकता था। आपके साथ बहुत बुरा हुआ काका, पर आप चिंता मत करिए। मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। आप चलकर कुछ देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके घर पहुँचने का इंतजाम कर दूंगा। क्या कहा? तुम्हारे घर बेटा? धन्यवाद। मैं यहाँ तो बस किसी सवारी का इंतजार कर रहा था, शायद कोई मेरी मदद कर दे। तुमने मुझे मदद के लिए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? मुझे क्या भला परेशानी होगी? आप निश्चिंत होकर चलिए। मेरी पत्नी राधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपको भूख भी तो लगी होगी ना? चलिए काका, चलिए।
ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो चलो। भूख के मारे लग रहा है चक्कर खा के गिर जाऊंगा। महेश उस आदमी को घर लेकर आ गया और खाना दिया और उसे गांव तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया। काका, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपके गांव पहुंचाने का सारा इंतजाम हो चुका है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। तुमने मेरी बहुत मदद की है बेटा। जब तुमने मुझे अपने घर आने को कहा, एक पल के लिए मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम तो सच में मुझे अपने घर ले आए। मेरी प्रार्थना है तुम हमेशा खुश रहो। तुम हमेशा खुश रहो बेटा। तुम्हें जो चाहिए जीवन में वो सब तुमको मिले, ये मेरा आशीर्वाद है बेटा। नहीं नहीं काका, मैंने तो आप पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। दूसरों की मदद करके मुझे अलग खुशी प्राप्त होती है काका। अगर आप मेरी इस मदद का बदला देना चाहते हैं तो आप भी किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिएगा। इसी तरह मैं समझूंगा मैंने अपने काम में सफलता प्राप्त कर ली है। ठीक है, जैसा तुम चाहो बेटा। तुम अपने इस नेकी के बदले मुझसे कुछ और भी मांग सकते थे, लेकिन तुम एक ईमानदार और स्वाभिमानी आदमी लगते हो। जो भी हो, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। तुम्हारे उच्च विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। उम्मीद है तुमसे फिर मुलाकात होगी। बूढ़ा व्यक्ति महेश को ढेरों दुआएं देकर वहां से विदा हुआ। बंसी भाई, फसल की अच्छी पैदावार के लिए आप भी मेरी तरह अच्छे बीजों का उपयोग करिए। देखिए, मैंने पिछले साल सबसे अच्छे प्रकार के बीज बोए थे और मुझे फसल बेचकर अच्छे पैसे भी मिले। भला हो महेश भाई का, उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी। उनकी मदद की वजह से ही मैंने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए। अब इस बार भी उन्हीं बीजों का अपने खेतों में उपयोग करूंगा। बात तो तुम्हारी सही है। सुना है महेश ने कल एक मुसाफिर की मदद भी की है और बदले में कुछ भी नहीं लिया। सच में मानना पड़ेगा, महेश लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं भी कल उनके पास जाऊंगा अपनी फसल की अच्छी उपज के लिए सलाह लेने। उम्मीद है वो मेरी मदद भी जरूर करेंगे। हरी को महेश की इन नेकियों के बारे में पता चलता रहा और हरी को महेश की तारीफ सुनकर और अधिक जलन होने लगी। सेठ जी, पता नहीं इन गांव वालों को क्या हो गया है, जिसे देखो वही महेश के गुण गाए जा रहा है। इससे पहले कि महेश पूरे गांव वालों को अपने वश में कर ले और हमें इस गांव से निकलना पड़े, आपको कुछ करना होगा सेठ जी, आपको कुछ करना होगा। अरे आप कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? उस महेश की जगह लोगों को आपकी कदर करनी चाहिए। अरे क्या गलत किया है हम लोगों ने? अगर अनाज में थोड़ी सी मिलावट ही तो कर ली। सेठ जी, मैं इस तरह आपको गांव वालों की नजर में गिरते हुए नहीं देख सकता। सही कह रहा है तू हरी, बस बहुत हुआ। मैंने उस महेश को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो ईमानदारी के बिन बजाए जा रहा था। बहुत हुआ। मैं भी तो घी सीधी उंगली से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब तू बस देखते जा, पूरे गांव में उस महेश को बदनाम ना किया तो मेरा नाम भी सिर्फ धनपत राय नहीं। अरे मदन, तू इस बार जवार की खेती क्यों कर रहा है? तुझे पता नहीं है क्या कि जवार की मार्केट में कोई कीमत नहीं है आज की डेट में? तू जवार की खेती कर रहा है, पता नहीं तेरी लागत भी वापस मिल पाएगी कि नहीं। पर मुझे तो महेश भाई ने सलाह दी थी कि जवार की खेती कर ले, उसमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। वह गलत सलाह तो नहीं देंगे। महेश भाई तो पूरे गांव की मदद करते हैं
मुझे उन पर पूरा भरोसा है सेठ जी। यही तो गलतफहमी है तुम सबकी। महेश तो बस मदद करने का दिखावा करता है। उसने तुम सबको ज्वार की खेती करने को कहा और खुद के खेतों में ऐसी फसल बोल रहा है जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो। वो तो सारा मुनाफा अकेले ही कमाना चाहता है। इतने दिनों से महेश सभी गांव वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वह तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन यह सब बस एक दिखावा है। वरना वरना जो इंसान सच में किसी की मदद करना चाहे वो इस तरह दिखावा नहीं करता, पूरे गांव में ढंढोरा नहीं पीटते दौड़ता है, समझे? हाँ, सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो महेश पूरे गांव वालों को अपनी नेकी का दिखावा करके वाहवाही लूट रहा है। उसे तो बस अपना नाम कमाना है। मदद के आड़ में वह अपने काम करके निकल जाता है और आप सबको पता भी नहीं चलता। वो तो हमारे सेठ जी इतने होशियार हैं कि उन्होंने उस महेश की चालाकी पकड़ ली। हरी ने महेश को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को यह कहकर भड़काया कि महेश सिर्फ दिखावा करता है, उसकी नेकी के पीछे उसकी अपनी स्वार्थी योजनाएं छिपी हैं। असली मदद करने वाले लोग बिना किसी दिखावे के काम करते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और लोग भुखमरी के कगार पर आ गए थे। महेश के पास भी अनाज की कमी हो गई थी। नौबत यहां तक आ गई कि एक समय पर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। हरी ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने गांव वालों को महेश के खिलाफ भड़काया और कहा, क्या हुआ गांव वालों, अब महेश की मदद कहां गई? क्या अब उसकी मदद खत्म हो गई है? उसने अपनी नेकी का बस ढोंग किया था और अब देखो सच्चाई सबके सामने आ गई है। वरना वरना अब वह गांव वालों की मदद क्यों नहीं करता? उसे चावल के बोरे पूरे गांव में बांटने चाहिए थे। उसके खेत में इतनी फसल तो होती ही थी। अरे अगर वो हमारी मदद नहीं कर सकता तो इतना ढोंग क्यों? वो जानता है उसने अगर चावल हम सब में बांट दिए तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो तो स्वार्थी है, स्वार्थी। उसने चावल के बोरे खुद के लिए छिपा कर रखे हैं ताकि वह उनका उपयोग लंबे समय तक करता रहे। वह अनाज तुम सब में क्यों बांटेगा भला? मैं तो पहले से ही उसकी नीयत जानता था। वो तो तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। अब देखो उसका असली चेहरा। अगर अब भी तुम सबने अपनी आंखें नहीं खोली तो तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और उसके बनाए जाल में फंसकर तुम सबने तो उसको सिर पे चढ़ा रखा है। लेकिन वो कहते हैं ना, दिखावा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। चलो हरी की बातों में आ गए और महेश पर सवाल उठाने लगे। बस करो महेश भाई, आपकी सच्चाई हम सबके सामने आ गई है। आपने चावल के बोरे छिपा लिए ताकि आपको यह चावल के बोरे गांव वालों के साथ ना बांटना पड़े, और फिर यहाँ आप हम सबसे हमदर्दी का दिखावा कर रहे हो। अगर आपको अपना अनाज नहीं बांटना तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से इंसान होने का दिखावा मत करो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी महेश भाई। आप तो बहुत स्वार्थी निकले। आपकी सच्चाई हम सबके सामने आ गई है। आप सब मेरा यकीन करिए, आप सबकी तरह मेरे पास भी अनाज नहीं है। मेरे घर में भी 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। महेश भाई आप बस भी करिए, कितना झूठ बोलेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में सबसे ज्यादा चावल की पैदावार करने वाले के घर में ही चावल ना हो? हम आपसे यहाँ बहस करने नहीं आए हैं महेश भाई। हम बस बताने आए हैं कि अब सच्चाई हम सबके सामने आ चुकी है। अब आप हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। भला हो हरी का, उसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। वरना हम तो भ्रम में जी रहे थे। देख रही हो ना राधा, गांव वाले किस तरह मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं झूठा हूँ, मैं ढोंगी हूँ। उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे घर में भी अनाज का एक दाना नहीं है? कैसे यकीन दिलाऊंगा? ऊपर वाले से प्रार्थना है कि कोई ऐसा चमत्कार हो कि सच सबके सामने आ जाए, ताकि उस हरी की रचाई साजिशों का
खुलासा हो सके। आप ही ने तो कहा था हम नेक दिल से किसी की मदद करें तो हमारे साथ में सब अच्छा होगा। इंतजार करिए अब नेकी का। एक दिन गांव के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें ढेर सारा अनाज भरा हुआ था। गाड़ी से वही बूढ़ा व्यक्ति उतरा जिसकी महेश ने मदद की थी। बूढ़े व्यक्ति ने गांव वालों से कहा, इस गांव में महेश नाम का एक नेक व्यक्ति रहता है। उसने मेरी जिंदगी बचाई थी। अगर उस दिन महेश ने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं आज जीवित ना होता। मुझे कुछ दिन पहले ही मेरे गांव के सरपंच ने बताया कि आपके गांव में सूखा पड़ा है। बस इसीलिए आज मैं महेश और इस गांव की मदद करने आया हूँ। महेश ने तो मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। अरे काका, आप यहाँ कैसे? आओ महेश आओ, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब लोग जिन्होंने महेश की नीयत पर शक किया था महेश से माफी मांगने लगे। उसने बैलगाड़ी का सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। यह देखकर हरि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महेश से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो महेश, मैंने तुम्हें गलत समझा और गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। मुझे मेरी गलती का एहसास है। शायद मेरी गलती इतनी बड़ी है कि तुम मुझे माफ ना कर सको। मैंने तुम्हारे और गांव वालों के बीच गलत फहमियां पैदा की। सच कहूं तो तुम्हारी वाहवाही से मुझे जलन होती थी, लेकिन अब मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं महेश भाई। मेरा भरोसा करो, मैं अब ईमानदारी और नेकी की जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। भाई, नेकी का मतलब है कि हम दूसरों की गलतियों को माफ कर दें और एक साथ मिलकर आगे बढ़े। कोई बात नहीं, अब हम सब मिलकर गांव को बेहतर बनाएंगे। गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने नए कुएं की खुदाई की, खेतों में पानी के लिए नहरें बनाई और बांध भी बनाया। कुछ ही महीनों में गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। कुछ वर्षों बाद गांव में हरियाली लौट आई और गांव में खुशहाली का माहौल हो गया था। जीवन में सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में ही है, क्योंकि नेकी का बदला एक दिन नेकी से ही मिलता है दोस्तों।